अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम इको 401 का लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं द फोर बिग मैक्रो इकनॉमिक्स इश्यूज़। तो मैक्रो इकनॉमिक्स के चार बड़े इश्यूज़ को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर से ये टॉपिक कंटिन्यू और इसमें भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ छोटी डेफिनेशन है और दो तीन इसमें व्यूज़ हैं, तो उनको देखेंगे। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है हैपरस्टेसिस। तो हैपरस्टेसिस क्या चीज़ होती है? ये हैपरस्टेसिस आपके पास होती है परमानेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी चेंजेस। ठीक है, किसी भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी भी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की रूह से किसी भी चीज़ की आप प्राइस में थोड़ा सा इजाफा कर देना, तो उसकी वजह से जो उस पे परमानेंट इफेक्ट आएंगे उसको हम कहते हैं हैपरस्टेसिस। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ले लें, उसकी आपके पास प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जैसे ही आपको पता है इकनॉमिक्स की रूल से किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा कि फैक्ट्रीज़ को कम एम्प्लॉयज़ ज़रूरत होंगे। फैक्ट्रीज़ को कम एम्प्लॉयज़ रखने के लिए फैक्ट्रीज़ क्या करेंगी, अपने एम्प्लॉयज़ को अनएम्प्लॉयमेंट कर देंगी, वो उनको निकाल देंगी। ठीक है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर क्या होगा कि वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनकी और डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले ही इतना पैसा नहीं होगा कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो कहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगे। तो इसकी वजह से आपके पास एक बहुत बड़ा इफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो इसको कहते हैं हैपरस्टेसिस। ठीक है, तो हैपरस्टेसिस हेस्टरसीसेस है। ठीक है, हेस्टरसीसेस आपके पास क्या चीज़ होती है? ये आपके पास थोड़ी सी चेंज की वजह से आपके पास जो परमानेंट इफेक्ट आता है ना, इसको कहते हैं हेस्टरसीसेस। उसके बाद आपके पास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो मैंने इसको हाईलाइट की हुई है, आप इजी से देख सकते हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेशन आपके पास सिचुएशन है इन विच देर इज़ अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, कि आपके पास किसी भी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर दी जाएँ। कंटिन्यूसली का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब ये है कि आपके पास एक तरतीब से वो चीज़ें कोई कीमत बढ़ती ही जाए, तो उसको आप कहेंगे कि आपके पास इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसके अपोजिट होता है डेफ्लेशन। तो ये चीज़ आपने यहाँ से मायने में रखनी है कि इन्फ्लेशन और डेफ्लेशन आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा भी जा सकता है और आपको इसकी वजह से थोड़ा सा पजल भी कर सकता है। तो ये दोनों आप आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब डेफ्लेशन देखते हैं, वो क्या चीज़ है? डेफ्लेशन इज़ द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अकर व्हेन अ जनरल प्राइस लेवल फॉल्स। जब चीज़ों की कीमतें प्रॉपर रूटीन से गिर रही होती हैं तो उसको कहते हैं ये आपके पास डेफ्लेशन है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज परसेंटेज एनुअल इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल। तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे दिया गया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है कि आपके पास सालाना कह लें या माहाना कह लें कि उस दौरान, उस असरे के दौरान आपकी चीज़ में कितने फ़ीसद इजाफा हुए। तो इसका नीचे आप प्रॉपर फार्मूला भी देखेंगे, उसकी मदद से आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी आपने ये चीज़ याद रखनी है यहाँ से कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की कीमत में परसेंटेज चेंज को हम कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्योर इन्फ्लेशन। तो उससे पहले आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फार्मूला देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का ये वाला फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या चीज़ है? मोर जनरली इन्फ्लेशन इन परसेंटेज इज मेजर्ड बाय। तो ये क्या चीज़ होती है? पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी चीज़ की कीमत इस वक्त है, आपके पास आप कह लें कि 200 रुपीज़ है और उसकी पिछले साल कीमत थी आपके पास 100। ठीक है, सॉरी, 200 में से पहले 200 ये आपके पास पी टी आ गई है। 200 माइनस आपके पास पिछले साल जो कीमत थी वो उसको कहेंगे पी टी माइनस वन।
पिछले साल इसकी कीमत थी 100, डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आएगी, पी टी माइनस वन। पी टी माइनस वन आपके पास पिछले साल उसकी कीमत 100 थी, और मल्टीप्लाई भी होगी 100 के साथ। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास 100% इसकी इन्फ्लेशन रेट होगा, ठीक है। तो नीचे एक दो एग्जांपल मैं आपको एक और 2-3 और कराऊंगा, आपको इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं प्योर इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है। प्योर इन्फ्लेशन आपके पास वो केस होता है जब आपके पास तमाम चीज़ों की कीमतें एक ही हिसाब से बढ़ रही हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सब्ज़ी की, फ्रूट की, मशीनरी की, या आप कह लें कपड़ों की, जूतों की, तमाम चीज़ों की कीमत एक ही हिसाब से इंक्रीज़ कर रही हो तो उसको कहेंगे प्योर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक ही हिसाब से क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि आपके पास यहाँ पे था कि एप्पल्स की कीमत थी 5 रुपीज़, ठीक है। पता नहीं कौन सी मिसाल दे रहा है, इतनी सस्ते एप्पल्स होते तो नहीं है, लेकिन इसी एग्जांपल को देखते हैं। एप्पल्स की कीमत थी आपके पास 5 रुपीज़, और अब एप्पल की कीमत हो गई है 6 रुपीज़। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये फार्मूला लगा के निकालें ना, तो ये क्या बनता है, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास आ जाता है 20, ठीक है। 20 अब याद रख लें। अब एक और चीज़ की कीमत ले लें, आपके पास थी शर्ट की कीमत थी आपके पास 100, और अब हो गई है वो आपको कह रहे हैं 120। पहले 100 थी, ठीक है, अब हो गई 120, ये 120 आ गई, और 100 इसने यहाँ पे लिखा था कहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले की मदद से 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाता है 20। तो मतलब शर्ट की कीमत आपके पास 20% इंक्रीज़ हुई है। इस तरह थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास किसी और चीज़ की कीमत थी, कार की कीमत थी 4 लाख, और अब होगी 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 माइनस 4 लाख करें, डिवाइड बाई 4 लाख करें, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये भी आपके पास 20 आ जाएगा। यानी कि हर चीज़ की कीमत आपके पास 20% बढ़ी है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे एग्जांपल में ये कह रहा है मज़ीद अगले साल में उसकी कीमतें जो बढ़ी हैं उसको भी इसी हिसाब से दे रहा है। तो जस्ट ये आपके पास एक समझाने के लिए एक एग्जांपल थी। तो आई होप आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का तरीका भी आ गया होगा। तो यहाँ से आपके पास प्योर इन्फ्लेशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हर चीज़ की कीमत अगर एक हिसाब से पड़े तो उसको हम कहते हैं प्योर इन्फ्लेशन, और आपको इन्फ्लेशन का निकालने का तरीका भी आ गया होगा। नीचे इसने इसी एग्जांपल में मुख्तलिफ सालों की इन्फ्लेशन को दिया गया है। अब यहाँ भी एक और क्वेश्चन है कि अगर वो कहे आपके पास कि आप को ये सारा टेबल दे दे, और वो आपसे कह दे कि आप 2000 से लेके 2003 तक इन्फ्लेशन काउंट करके दें, तो आपने क्या करना है कि जो 2001 इन्फ्लेशन हुई है, 2002 में जो इन्फ्लेशन हुई है, और 2003 में जो इन्फ्लेशन हुई है, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर यहाँ से 12.1 प्लस 1.9 प्लस 5 आपके पास ये आ रहा है 90% आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 19% 3 सालों का ऐड करके, ठीक है। तो आपने जस्ट ऐड कर देना इनको। अच्छा, बाकी आपके पास आइडियल फ्लो रेट एट इकानमी, तो ये आपके पास क्या कह रहा है, ये आपके पास ये कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हाट इज़ आइडियल इन्फ्लेशन। तो ये क्या कह रहा है, ये आपके पास कहना मुश्किल है कि आपके पास आइडियल इन्फ्लेशन रेट है इनका इकानमी का, लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है। बट इट इज़ नॉट यूजली ज़ीरो, तो ये ज़ीरो नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आइडियल इन्फ्लेशन रेट आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद स्मॉल पॉजिटिव इन्फ्लेशन, जब आपके पास 3% इन्फ्लेशन होगी ना, आइडियल इन्फ्लेशन, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास ठीक है, इसको हेल्दी कंसिडर किया जाता है। जब आपके पास आइडियल इन्फ्लेशन रेट 7% होगा तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेबल है, और जब ये आपके पास 10% हो जाता है तो इसको आप अनडिज़ायरेबल कहते हैं कि आपके पास अब महंगाई होना ज़्यादा हो गई है। तो जस्ट इतना ही याद रखें, बाकी इसमें कुछ नहीं है।
उसके बाद चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स, तो द चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ्टन अफेक्ट्स व्हाट वन कैन से अबाउट इन्फ्लेशन। तो इसका ये मतलब है कि जब आपके पास महंगाई होती है तो लोग उस महंगाई के बारे में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स। क्योंकि हो सकता है एक चीज़ की कीमत ज़्यादा बढ़ रही हो, लेकिन उन लोगों ने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसकी कीमत कम बढ़ रही हो, तो इसको कहते हैं चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स। बाकी मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स व्हेन रेफरिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन इज रिटेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब रिटेल प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके पास मोस्ट क्या चीज़ होती है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स, या आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको सीखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सीपीआई और पीपीआई क्या चीज़ होती है। तो सीपीआई आपके पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीपीआई आपके पास होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई का क्या मतलब है, सीपीआई मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ फिक्स बास्केट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन विच द वेट असाइंड टू ईच कमोडिटी ए शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी बाय कंज्यूमर। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बंदा शॉपिंग करने जाता है और उसने वहाँ से जितनी भी चीज़ें लेनी है ना, उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम मतलब एक शॉपिंग के दौरान जितनी भी चीज़ लेनी है उन तमाम चीज़ों के ऊपर उसका जो इन्फ्लेशन हुई है ना, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, कपड़े भी लेते हैं, जूते भी लेते हैं, इसके साथ आप लेते हैं कोई खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, वहाँ बैठ के खाना भी खाते हैं, तो आपने आने जाने का किराया भी देखना है। इन तमाम चीज़ों का आपके पास जो इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर कितनी इन्फ्लेशन है, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। और प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है कि प्रोड्यूसर ने जितना रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, वो कितना महंगा हुआ है और जितनी उसने अपनी वर्कर्स को तनख्वाहें देनी हैं वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, तो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बाकी क्या कहता है, इफ़ वेज इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन प्राइस इन्फ्लेशन द वेज रेट इज राइजिंग। ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जब आपके पास वेज रेट आपके पास ज़्यादा होगा, वेज रेट इन्फ्लेशन आपके पास ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा प्राइस इन्फ्लेशन से, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास वेज राइजिंग ज़्यादा हो रही है, कि आपके पास तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ रही हैं बनिस्बत महंगाई के। और अगर आपके पास वाइस वर्सा भी है कि अगर आपके पास वेज रेट इन्फ्लेशन कम है और प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपके पास तनख्वाहें कम बढ़ रही हैं। उसके बाद कंट्री वेयर प्राइस इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, वो ममालिक जिनमें प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उनको कीप ट्राई पे रखने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे वेज रेट से अदा किया जाता है कि वो एक कंटिन्यूस रेट पे रहें। ठीक है, अदरवाइज़ जब वेट रेट कम होगा और प्राइस इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये प्राइस ऑफ लाइकिंग वेजेस टू प्राइस इज कॉल्ड इंडेक्स लाइकिंग एंड द नॉर्म। तो ये खैर कोई इतना पॉइंट नहीं है। उसके बाद कास्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, जब कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन का ये मतलब है जब आपके पास महंगाई हो जाती है तो उसकी वजह से आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ सकती हैं। इन कास्ट का मतलब ये है कि आपको कितने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, तो उसको कहते हैं कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूट इनकम अवे फ्राम दूज ऑन फिक्स्ड इनकम। तो इन्फ्लेशन क्या कहती है कि आपके पास जो लोग जिनकी इनकम फिक्स है उन, तो उनसे आपके पास इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर असरानंदाज करती है। उसके बाद ट्रेडर्स आल्सो राइज प्राइसेस फास्टर व्हेन दे सी अ राइज इन इन्फ्लेशन। तो जब जिस लोगों की पे फिक्स है तो उन लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर होना है, लेकिन ट्रेडर्स ने क्या करना है, ताजरों ने कीमतें ज़्यादा बढ़ा देनी है। जब आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा होनी शुरू करनी है तो ताजरों ने आपके पास कीमतें ज़्यादा बढ़ा देनी है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है आपके पास हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज अनसर्टेनली टू फार्म्स। तो जब आपके पास महंगाई ज़्यादा होती जाएगी तो आपके पास फार्म्स जो हैं वो अनसर्टेन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो इन्वेस्टर हैं वो आपके मुल्क से पैसा उठाना शुरू कर देंगे।
नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो इसकी वजह से ज़्यादा महंगाई भी हो सकती है। तो ये भी एक नुकसान है इन्फ्लेशन का। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आल्सो आफ्टर रिजल्ट ऑफ हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। जब आपके पास महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे आजकल हमारे मुल्क में है कि आपके पास डॉलर रेट जो है वो एक कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, डॉलर की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपका मुल्क जो है वो गरीब होना शुरू हो जाता है। रिसोर्सेज वेस्टेज इज़ हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई। तो रिसोर्स आपकी ज़्यादा लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एक होटल है, उसको बार बार अपने मेन्यू छापने पड़ते हैं, या कोई और बैनर्स है जहाँ पे उस फर्म्स को अपनी जो प्राइस हैं वहाँ पे लिखनी पड़ती हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपके पास रिसोर्स वेस्टेज होते हैं। तो इन्फ्लेशन के ऊपर मज़ीद 3 थ्योरीज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी, यहाँ पे कीनियस व्यू पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा आपके पास मोनेटरिस्ट व्यू इसके ऊपर पढ़ेंगे, और तीसरा यहाँ पे कौन सा है, हाँ, कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन। तो ये 3 व्यूज़ इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कीनियस क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो कीनियस का सेम वही कंसेप्ट है। कीनियस कहते थे कि जब आप वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने, आवाम को ज़्यादा पैसे दे देंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेगी, और जब वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेगी तो लाजिम बात है ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकती है। तो ये था आपके पास कीनियस का व्यू। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या कहती है, फिलिप्स कर्व हैंड आउट द समराइज एज फॉलो। तो इसको क्या कहते हैं, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट कैन अचीव ओनली एट कास्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन। तो कीनियंस का भी यही व्यू था इन्फ्लेशन के ऊपर, और फिलिप्स ने आके इसके ऊपर एक कर्व बनाई थी जिसको फिलिप्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फिलिप्स कर्व कीनियन व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कर्व क्या कहती है, और ये व्यू कीनियन का व्यू था और ये फिलिप्स कर्व का, दोनों का सेम व्यू। ये क्या कहता है, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव ओनली कास्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास कम हो जाएगा जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी जब आप इन्फ्लेशन को ज़्यादा कर देंगे। इसका कहने का मतलब है जब आप महंगाई ज़्यादा कर देंगे तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है आपके पास महंगाई कम हो रही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इसको नीचे इसने ग्राफ की मदद से भी शो किया है। ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो आपके पास इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर चलें, आपके पास इन्फ्लेशन जो है उनको ज़्यादा कर दें, जैसे ही इन्फ्लेशन देखें आप ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उसके साथ आपके पास ये जो कर्व है ना, तो ये आपके पास पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सिंपली इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी कम इन्फ्लेशन होगी, और जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी कम इन्फ्लेशन होगी, और जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो बाकी यहाँ पे क्या कहता है, कीनियस लुक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज अपोजिट। वही चीज़ लिखी हुई है कि दोनों को अपोजिट, एक कॉइन्स के दो, ये कह रहे हैं कि सिक्के के दो रुख हैं, कि एक चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ आपके पास कम हो जाएगी। नीचे फिलिप्स का लिखा हुआ है, W.A. फिलिप्स गेव द आइडिया ऑफ कीनियस फॉर्म इन द शेप। तो ये लिखा हुआ है कि फिलिप्स ने क्या किया था कि कीनियस व्यू को एक कर्व की शक्ल में लिख दिया था। उसके बाद कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, दिस व्यू कम फॉर्म इन 1970। तो ये व्यू 1970 में आया है। जब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वाज कन्फर्म्ड विद द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस बट हायर अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस वक्त क्या हुआ था 1970 में, क्या आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और प्राइसेस जो थी वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब देखें कीनियंस क्या कहते थे, कीनियंस कहते थे जब आपके पास प्राइस आप ज़्यादा करेंगे ना तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि जब आपके पास ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर क्या हुआ था, फिर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ही ज़्यादा हो गई है और आपके पास प्राइस भी ज़्यादा हो गई है, तो दोनों चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पे आके कीनियस व्यू फेल हो गया था। इस पॉइंट को आप स्टैग्फिकेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ये 1970 में हुआ था जब आपके पास ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो गई थी। तो इसके लिए पॉलिसी इन्होंने क्या दी थी, कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन के लिए द पॉलिसी
प्रिस्क्रिप्शन appropriate फॉर डीलिंग विद इट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन कास्ट रिड्यूसिंग मेथड। तो आप जो है वो इन्होंने पॉलिसी क्या दी थी कि आपके पास कि अब ऑयल की प्राइसेस तो ज़्यादा हो गई हैं, तो अब आप क्या करें कि फ्यूल आपके पास कम इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन कास्ट को आप कम कर दें, या आप टैक्स जो है उसको रिड्यूस कर दें, या आपके पास जो प्राइस फ्लोर है यानी कि आपने किसी भी चीज़ की कम से कम कीमत रखी हुई है उसको आप ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये इसने इसकी पॉलिसीज़ थी। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें सेम वही चीज़ है कि आपके पास प्राइस भी ज़्यादा हो गई है और आपके पास उसकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई थी। तो जस्ट कास्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए आपने याद रखना है कि ये कीनियस व्यू यहाँ पे आके फेल हो गया था 1917 में स्टैगफ्लेशन पॉइंट के ऊपर। जब ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो गई थी तो वहाँ पे आके आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई थी और आपके पास प्राइसेस भी ज़्यादा हो गई थी। तो उसके इन्होंने क्या व्यूज़ दिए थे कि आप टैक्स कम कर दें, प्राइस फ्लोर आप कम कर दें। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी को ले आएँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल लिखा हुआ है कि ज़्यादा महंगाई, ठीक है, और लॉ एंड डिट्राइजिंग लॉ ऑफ आर्डर। ठीक है, ज़्यादा महंगाई और लॉ ऑफ आर्डर की ख़राब सूरत हाल आपकी गवर्नमेंट की बदतर हालत को ज़ाहिर करती है। ज़्यादा महंगाई और लॉ एंड आर्डर की ख़राब सूरत हाल आपकी बदतर हुकूमत को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ तक था लेक्चर 34 लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।